ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। महाकुंभ पर आज लोकसभा में अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ खतरे में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत की क्षमता के बारे में संदेह को दूर कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को मान्यता दिए जाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था की उपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। श्री जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का उल्लेख करते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख किया। अमेरिका की राष्ट्रीय सूचना निदेशक तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग में निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन में सुश्री तुलसी गबार्ड ने पिछले कुछ दिनों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और श्री मोदी के संयुक्त वक्तव्य से उत्पन्न गति को आगे बढ़ाना बहुत ही रचनात्मक रहा। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में कल शाम दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। धार्मिक प्रतीकों की कथित तौर पर तोड़फोड़ की अफवाहों के बाद दो समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव के कारण पथराव और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की है। नागपुर की घटना के बारे में विधानसभा में वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर में हुई हिंसा पूर्व नियोजित प्रतीत होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन पर 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। गजा पट्टी पर इजरायल के ताजा हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये हमला इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के जनवरी में विफल होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इजरायली सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसी ने हमलों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस हमले में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम समझौते पर कोई सहमति नहीं बन पाने की वजह से उन्होंने इन हमलों का आदेश दिया। दूसरी ओर हमास ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करके बंधकों की जान को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स आज देर रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान दोनों को लेकर कल सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर उतरेगा। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में आज भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें उतरेंगी। महिला टीम का सामना वेल्स से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। उधर पुरुष टीम रात 10:30 बजे स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला करेगी। कबड्डी विश्व कप 2025 कल शुरू हुआ। भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें इस प्रतियोगिता की पूर्व विजेता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।